नमस्कार, मैं नीचा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। मुंबईकरों को सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है जब वो रह तो रहे हो मीरा भाईंदर साइड और उन्हें मुंबई में आना रहता है, और सबसे ज्यादा समस्या तब होती है जब टोल नाके पर, दहिसर चेक नाके पर लंबी लंबी कतारें लगी होती है। अब इस ट्रैफिक जाम से मुंबईकरों को जल्द ही निजात मिलने वाला है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। मीरा रोड और भाईंदर इलाके से मुंबई की तरफ आने वाले लोगों को दहिसर टोल नाके पर लंबी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। कई लोगों ने इसके लिए सोशल मीडिया पर जमकर शिकायत भी की है। हम राज्य के पर्यावरण मंत्री और मुंबई उपनगर के पालक मंत्री आदित्य ठाकरे ने दहिसर टोल नाके पर ट्रैफिक की समस्या का समाधान करने के लिए एक अहम घोषणा की है। दहिसर टोल नाके पर भीड़ कम करने के अलावा दहिसर लिंक रोड से भाईंदर तक प्रस्तावित 6 किलोमीटर लंबी 45 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण बीएमसी के माध्यम से किया जाएगा, जैसा कि पिछले महीने घोषित किया गया था, ताकि मीरा भाईंदर के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो सके और यातायात की भीड़ को दूर किया जा सके। दहिसर टोल नाके पर भीड़ को कम करने के लिए आज एक अन्य लेन को यातायात के लिए खोल दिया गया है। दहिसर में मेट्रो का कार्य शुरू होने के कारण यातायात को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। विरार से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बिल्डर की मौत होती तो 1 साल पहले है, लेकिन अब जाकर उसकी डायरी से उसकी मौत की वजह का पता चल पाया है। आखिर क्या थी बिल्डर की मौत की वजह और तांत्रिक का इसमें क्या रोल था, देखिए। बिल्डर की मौत के बाद सच्चाई आई सामने, किताब से खुला मौत का राज। तांत्रिक बाबा की ठगी ने ली बिल्डर की जान। इस फोटो में दिख रहा बाबा वही है जिसने पूजा के नाम पर बिल्डर से लाखों रुपए की ठगी की। विरार पुलिस ने एक तांत्रिक को काला जादू करने के नाम पर एक बिल्डर से 48 लाख रुपए ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया। ये घटना तब सामने आई जब बिल्डर के परिवार को एक डायरी मिली, जिसमें तांत्रिक ने आगामी परियोजनाओं के लिए पूजा करने के बहाने बिल्डर को साल 2014 से अब तक 48 लाख रुपए का चूना लगाया था। मृतक बिल्डर, जिसकी महीनों पहले ही मौत हो गई, उनकी पहचान चंद्रदीप स्वामी के रूप में हुई, जो विरार पूर्व के गोपचार पाड़ा का निवासी था। आरोपी तांत्रिक की पहचान मोहम्मद समीर अब्दुल शफूर और समीर कादरी 41 वर्ष के रूप में हुई, जो उसी इलाके में रहा करता था और कई सालों से बिल्डर के साथ अच्छे संबंध भी रखता था। आरोपी ने बिल्डर से कहा था कि हिमालय में रहने वाले 500 साल के बाबा पूजा करने में मदद करेंगे और इससे उनके व्यवसाय में काफी समृद्धि होगी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार तांत्रिक नियमित रूप से स्वामी के आवास पर पूजा किया करता था। हालांकि उनकी निर्माण परियोजनाओं को काफी नुकसान हुआ और इस वजह से बंद कमरों में घंटों प्रार्थना कर रहे स्वामी की 14 सितंबर 2021 को धुएं के कारण छाती और ब्रेन कैंसर से मृत्यु हो गई। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद बिल्डर स्वामी द्वारा लिखी डायरी उनके परिवार के हाथों में अब पड़ी है और उसके बाद इस भोंदू बाबा का पर्दाफाश हुआ। कुछ दिन पहले बिल्डर के परिवार को एक नोटबुक मिली, जिसमें तांत्रिक से ठगने का जिक्र किया गया था। मृतक की पत्नी मोहिनी स्वामी ने बताया कि हमें कुछ दिन पहले ये किताब मिली, जिसमें तांत्रिक का जिक्र था और विरार पुलिस को मामले की जांच के लिए सूचित किया। पुलिस की जांच में पता चला कि इस आरोपी ने मेरे पति को धोखा दिया। विरार थाने के वरिष्ठ निरीक्षक विनोद वाघ ने और भी जानकारी दी है। गुन्हा दाखल झाला, त्या गुन्ह्याच्या अनुषंगाने आपण आरोपीला अटक केलं कालच। त्या गुन्ह्याच्या प्रकारच्या प्राथमिक तपासात जी माहिती आली ती अशी की एक जी फिर्यादी यांनी फिर्याद दिली, फिर्यादी यांच्या वडिलांकडून आरोपी यांनी वेळोवेळी तुमच्या बांधकामाच्या व्यवसायात बढती होणार, त्या संदर्भाने काही तुम्हाला जादू, ब्लॅक मॅजिक व पूजा अर्चा करावं लागणार, हे असं सांगून त्यांनी वेळोवेळी त्यांच्याकडून 48 लाख रुपये घेतलेले आहे। इस संबंध में बाबा के खिलाफ विरार थाने में जादू टोना निवारण अधिनियम 2013 की धारा 3(1)(2) के साथ भद्रवी 420 354 में मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को अदालत में पेश किया गया और साथ ही उसे 21 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भी भेज दिया गया है। राकेश सिंह के साथ तृप्ति सिंह, मेट्रो मुंबई। मुंबई में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, जिसको लेकर अब स्कूल खुलने की कवायद भी तेज हो गई है। 27 जनवरी से हो सकता है कि बीएमसी मुंबई में स्कूल खोल दे। कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बीच मुंबई शहर से एक अच्छी खबर सामने आई है।
बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल के मुताबिक आगामी 27 जनवरी से स्कूलों को दोबारा खोला जा सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार बीएमसी ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर राज्य में सभी स्कूल कॉलेज 15 फरवरी तक बंद करने का ऐलान किया था। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया था। रात में एक साथ 5 से ज्यादा लोगों को निकलने पर पाबंदी लगाई गई। दरअसल मुंबई में बीते 5 दिनों से कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। कोरोना के नए मामलों का आंकड़ा 20,000 से घटकर 5,000 तक आ चुका है। ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि मुंबई शहर में कोरोना की तीसरी लहर का पीक खत्म हो चुका है। धीरे धीरे ये मामले और भी कम होते जाएंगे। इस बात की भी संभावना है कि 26 जनवरी तक मुंबई शहर में कोरोना के नए मामलों का आंकड़ा 1 से 2,000 तक पहुंच सकता है। मुंबई में बीते 7 जनवरी को सबसे ज्यादा मामला सामने आया था। उस दिन कोरोना के नए मरीजों की संख्या 20,971 थी। उस दिन का पॉजिटिविटी रेट भी 28.9 था, जबकि दूसरे लहर में 3 अप्रैल के दिन कोरोना के सबसे ज्यादा मामलों की संख्या 11,563 थी। मुंबई में पॉजिटिविटी रेट भी अब 29.9% से घटकर 12.9% तक आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मेट्रो 2A और 7 का लगभग पूरा काम हो चुका है। 2022 के अंत तक तैयार भी हो जाएगा और पटरी बिछाने का काम 12 दिनों में पूरा हो जाएगा। MMRDA अगले 12 दिनों में मेट्रो के 2 कॉरिडोर के रूट पर पटरी बिछा लेगा। इसके साथ ही मेट्रो 7 और मेट्रो 2A के पूरे कॉरिडोर पर ट्रायल रन शुरू करने के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। MMRDA के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक दोनों कॉरिडोर के करीब 34 किलोमीटर लंबे रास्ते पर ट्रैक बिछाने का काम हो चुका है। DN नगर मेट्रो स्टेशन के करीब केवल 571 मीटर रूट तक ट्रैक बिछाना शेष है। 30 जनवरी तक ये काम भी पूरा कर लिया जाएगा। अंधेरी पूर्व से दहिसर पूर्व के बीच 16.473 किलोमीटर रूट पर मेट्रो 7 कॉरिडोर और दहिसर से DN नगर के बीच 18.5 किलोमीटर लंबे रूट पर मेट्रो 2A कॉरिडोर का निर्माण कार्य चल रहा है। 2019 के अंत तक इस मार्ग पर सेवा शुरू हो जा रही थी, लेकिन अब तक कॉरिडोर के मार्ग पर निर्माण कार्य ही नहीं पूरा हो पाया है। कुल 34 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के मार्ग पर 31 मई 2021 से 20 किलोमीटर के मार्ग पर ही ट्रायल रन शुरू हो पाया है। मेट्रो प्रोजेक्ट से महानगर की ट्रैफिक जाम की समस्या से कुछ हद तक लोगों को निजात मिलेगा। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होने के बाद भी ठेकेदारों द्वारा समय पर काम न पूरा करने की वजह से अब तक मेट्रो सेवा शुरू नहीं हो पाई है। MMRDA अधिकारी के मुताबिक निर्धारित समय पर काम पूरा नहीं करने वाले 4 कॉन्ट्रैक्ट को शो कॉज नोटिस दिया गया था। साथ ही उन पर लाखों रुपए का जुर्माना लगाया गया। मेट्रो 7 और मेट्रो 2A कॉरिडोर के 20 किलोमीटर रूट पर ट्रायल रन अंतिम चरण के करीब चल रहा है। इस रूट के अंतिम जांच के लिए आगामी 10 से 15 दिन में कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेलवे सेफ्टी की टीम मुंबई आ सकती है। इस दौरान टीम मेट्रो के रोलिंग स्टॉक की जांच करेगी। इसके तहत मेट्रो ट्रैक, सिग्नलिंग सिस्टम और मेट्रो में लगे सभी उपकरणों की जांच होगी। रोलिंग स्टॉक के टेस्ट में पास होने के बाद स्टेशन परिसर और यात्रियों की सुविधा की जांच होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मुंबई में पहली बार गे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हैं। आखिर कैसे ये लोग फंसाते थे लोगों को अपनी जाल में, देखिए। मुंबई में पहली बार गे सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। मालवनी पुलिस ने इस मामले में 3 युवकों को अरेस्ट किया है। ये गिरोह पिछले कई महीनों से ऑनलाइन डेटिंग के ऐप ग्राइंडर के जरिए ये सेक्स रैकेट चला रहा था और ब्लैकमेलिंग भी करता था। पुलिस जांच में सामने आया है कि इनके क्लाइंट्स में कई हाई प्रोफाइल लोग भी शामिल हैं और जल्द उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इरफान फुरकान खान, अहमद फारूकी शेख और इमरान शफीक शेख के रूप में हुई है। मामले के 2 अन्य आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। आरोपियों ने एक कंपनी में अकाउंटेंट के तौर पर काम करने वाले 23 साल के एक शख्स को गे डेटिंग ऐप के जरिए अपने जाल में फंसाया था। उससे हर घंटे के हिसाब से 1,000 रुपयों की मांग की गई। 17/1/22 को एक 23 साल का लड़का पुलिस थाने में आके एक कंप्लेंट दिया कि उसका जरेंडर गे ऐप के द्वारा एक लड़के के साथ उसका पहचान हुआ। वो ऐप के ज़रिए चैटिंग में उनकी बातचीत चल रही थी। बातचीत दौरान उसने 16 तारीख को मिलने के लिए उसको मालवनी बुलाया। वो लड़का मालवनी में आके उसके घर जाने के बाद उसने उसके और 4 दोस्तों को वहाँ पे बुलाया और बुला के उसको फिर ज़बरन उसको संभोग करने के लिए
मांग कर रहे थे। उसने नकार देने के बाद उसको उन्होंने बैट से रॉड से मारपीट किया। मारपीट करके फिर उसका जबरन उसका मोबाइल, कैश और डेबिट कार्ड छीन के ले लिया और उसके बाद उसको पूरा नंगा करके उसका वीडियो बना लिया मोबाइल में और वीडियो डिलीट करने के लिए और उसको वहाँ से बाहर जाने के लिए 50,000 की डिमांड की और वो पैसा लेने के लिए उसके साथ बोरोली गए। उसने उस घर जाके उसके माँ बाप को बताने के बाद उसके माँ बाप और उसके परिवार वाले नीचे आने के बाद ये लोग भाग गए। पीड़ित ने एमएचबी पुलिस स्टेशन में जाकर अपने परिवार के साथ आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और इन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का सहारा लिया। आरोपियों को सोमवार शाम को बोरीवली मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया। यहाँ से कोर्ट ने इन्हें 3 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया। दत्ता प्रसाद के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई। मुंबई पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है, जहां मोबाइल स्नैचिंग के गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। सड़कों पर मोबाइल चलाता हुआ देखते लोगों को वो लोग मोबाइल खींच लेते थे। इस तरीके की जो बात है वो सामने आई है। तो सड़कों पर मोबाइल चलाने से पहले आप सावधान हो जाइए। मुंबई के अपराधियों के हौसले बुलंद। अपराधियों के अंदर कानून का डर नहीं। दिन दहाड़े हो रही है लूटपाट की घटना। आपको सीसीटीवी फुटेज में बाइक पर भागते हुए लोग जो नजर आ रहे हैं, ये लोग कोई मामूली व्यक्ति नहीं बल्कि शातिर लुटेरे हैं, जिनके अंदर कानून का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। इसी वजह से ये लोग दिन दहाड़े लोगों से लूटपाट करते हैं। इन्होंने ऐसी ही एक लूटपाट की घटना को मुंबई के बोरीवली पश्चिम इलाके में अंजाम दिया, लेकिन इस बार इनकी किस्मत खराब थी। ये कानून के हत्थे चढ़ गए। दरअसल उत्तर मुंबई के बोरीवली पश्चिम स्थित आईसी कॉलोनी इलाके में 17 जनवरी की दोपहर बाइक सवार 2 लुटेरों ने मोबाइल स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया। लेकिन मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 11 ने इन लुटेरों को 24 घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया। इन लुटेरों के पास से पुलिस ने चोरी किया गया एक मोबाइल फोन और चोरी के लिए इस्तेमाल की गई बाइक बरामद की है। पुलिस ने बरामद मोबाइल शिकायतकर्ता को लौटा दिया है। वहीं दूसरे मोबाइल की तलाश अभी जारी है। इन लुटेरों के ऊपर एमएचबी पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की है और आगे की जाँच अभी जारी है। दत्ता प्रसाद और राजेश सोनी के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई। सब्जी वाली से दोस्ती करना एक महिला को यहाँ पर भारी पड़ गया। जहाँ वो महिला सब्जी वाली को अपनी करीबी मानती थी, तो सब्जी वाली ने महिला का गला घोंटकर उसके घर पे लूटपाट की। कल डोंबिवली पूर्व के आनंदशिला इमारत से चौंकाने वाला मामला सामने आया था, जहां एक 58 साल की महिला की उसी के घर में गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। वहीं पुलिस को इस मामले में कल किसी भी तरह का सुराग नहीं मिला था, लेकिन आज इस मामले में पुलिस के सामने एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से 24 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच में महिला की हत्या की वजह चोरी बताई गई। जी 40 वर्षाची आहे, तिला अटक केलेलं आहे। या आरोपीने तिची मैताशी ओळख होती। ती रात्री झोपण्याच्या निमित्ताने त्यांच्याकडे गेलेली होती। तेव्हा तिने तिचा गळा म्हणजे मैताला गळा दाबून तिचा खून केला आणि तिच्या अंगावरचे दागिने आहेत ते घेऊन ती पसार झाली। गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आमच्याकडे कोणताही क्ल्यू नव्हता, पण आमचे जे अधिकारी आहेत एपीआय वनवे। दरअसल डोंबिवली पूर्व के तिलक नगर इलाके में आनंदशिला भवन की 58 वर्षीय विजय बावस्कर का शव सोमवार सुबह उनके घर से बरामद किया गया था, जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने जांच करना शुरू किया, जहां ये खुलासा हुआ कि विजया के घर से उनके गहने गायब थे। इसके बाद पुलिस की 5 टीमें बनाकर इस मामले की जांच की शुरुआत हुई, जहां पुलिस ने रास्तों के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पुलिस के सामने एक चौंकाने वाली बात सामने आई, जहां उन्होंने देखा कि 17 तारीख की रात करीब 3 बजे एक महिला विजया की इमारत से हाथ में एक बैग लेकर निकल रही है। इसके बाद महिला की तलाशी शुरू की गई और कुछ ही देर में सीसीटीवी फुटेज में दिखी महिला की सच्चाई भी सामने आ गई। पूछताछ पर महिला ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। महिला का नाम सीमा है और उसकी उम्र 40 वर्ष है। सीमा एक भाजी वाली है, जिसका पास ही के बाजार में भाजी का दुकान है। विजय और सीमा दोनों ही सालों से अच्छे दोस्त भी थे। वहीं इसी के चलते विजया ने रविवार यानी 16 जनवरी की रात सीमा को अपने घर खाने और सोने के लिए बुलाया था। रात को खाना खाने के बाद दोनों ही सो गए, लेकिन सीमा की नीयत साफ नहीं थी और इस वजह से सीमा ने विजया के घर में चोरी करने का सोचा।
विजया बीच में ना उठ जाए, इस वजह से सीमा ने अपनी दोस्त विजया का गला दबाकर हत्या कर दी और सभी गहने लेकर मौके से फरार हो गई। पुलिस ने सीमा को 24 घंटे के अंदर ही सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार कर लिया। अब इस मामले में पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ये हत्या पहले से प्लान थी या नहीं। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। मुंबई में आज भी कोरोना के मामलों में गिरावट हुई है, लेकिन महाराष्ट्र में मामले 40,000 के पार आए हैं। क्या है आज के मुंबई और महाराष्ट्र के कोरोना के आंकड़े, देखिए इस रिपोर्ट में। मुंबई में आज कोरोना मामलों में गिरावट देखी गई है। बीते 24 घंटे में मुंबई में कोरोना के 6,032 मामले सामने आए हैं। साथ ही इस दौरान 12 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। टेस्टिंग की बात करें तो मुंबई में 60,291 टेस्टिंग हुई है। इसके साथ ही मुंबई में एक्टिव पेशेंट की संख्या 31,856 रह गई है। रिकवरी रेट की बात करें तो मुंबई का रिकवरी रेट 95% है। साथ ही डबलिंग रेट 66 दिन है। इसके साथ ही मुंबई में एक भी कंटेनमेंट जोन अब तक नहीं बचा है। 54 बिल्डिंग अब तक कोरोना की वजह से मुंबई में सील है। बच्चे ज्यादातर कॉलेज जाने से इसलिए डरते हैं क्योंकि रैगिंग की काफी कहानियां फिल्मों में और फिर हकीकत में बच्चों ने सुनी होती है। ऐसी ही एक कहानी सामने आई है किम हॉस्पिटल से। मुंबई के सबसे बड़े सरकारी KEM अस्पताल के GS मेडिकल कॉलेज में 24 साल के एक दलित छात्र संग रैगिंग और जातीय टिप्पणी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए छात्र की शिकायत पर 11 छात्रों और 2 हॉस्टल वार्डन के खिलाफ FIR दर्ज की है। 14 जनवरी को केस दर्ज होने के बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं होने से दलित संगठन नाराज है। ऐसी कड़ी में मंगलवार को जातीय अंत संघर्ष समिति और दलित पैंथर सुवर्ण महोत्सव समिति ने KEM अस्पताल के सामने मौन आंदोलन किया। ये प्रोटेस्ट बुधवार को भी जारी रहा। महाराष्ट्र के हिंगोली के रहने वाले छात्र सुगत भारत पड़घान का आरोप है कि पिछले 3 सालों से उसके रूममेट और अन्य छात्र उससे लगातार परेशान कर रहे थे। कई मौके पर उनकी बात ना सुनने पर उसे मारने की कोशिश भी की गई। आरोप है कि हॉस्टल के 2 वार्डन और डीन ने इसकी शिकायत के बाद भी आरोपी छात्र पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। अपनी कंप्लेंट में सुगत ने कहा कि कई बार मांग करने के बाद भी उन्हें बेड उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे वजह से उसे जमीन पर सोना पड़ा। लेकिन कई बार आपत्ति जताने पर भी रूममेट अपने जूते और चप्पल उसके बिस्तर के पास रख देते थे और अन्य छात्रों की तरह हॉस्टल गैलरी में कपड़े सुखाने पर वार्डन उन्हें डांटने लगते। इसके अलावा उसे बर्तन और टिफिन धोने के लिए भी जबरदस्ती की जाती थी। मना करने पर उसे रूममेट ने 8वें मंजिले से नीचे फेंकने की धमकी तक दे दी। शिकायत मिलने के बाद KEM के डीन हेमंत देशमुख ने इस मामले की जांच के लिए एंटी रैगिंग कमेटी गठित कर दी है। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात 10 बजे मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।